नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, अभाव विज्ञानम। हाँ, यानी न होने का विज्ञान। बिल्कुल, ये कोई नया विचार नहीं है। ये महर्षि कणाद, जो वैशेषिक दर्शन के फाउंडर माने जाते हैं, जी। और उनके एक बहुत ही प्रतिभाशाली शिष्य अग्निवेश, जो बाद में आयुर्वेद के महान ऋषि बने, उनके बीच का एक संवाद है। हाँ, और हमारा जो सोर्स है आज का, वो एक लेख है, अभाव विज्ञान, वैशेषिक और आयुर्वेद में अनस्तित्व। सही। तो सोचिए, हजारों साल पहले हिमालय की शांत वादियों में एक वट वृक्ष के नीचे गुरु कणाद बैठे हैं, और सामने अग्निवेश। वो सृष्टि के 6 भाव पदार्थ, मतलब जो चीजें हैं, एग्जिस्ट करती हैं, जैसे द्रव्य, गुण, कर्म, इनको समझ चुके हैं। जी। और फिर वो एक सवाल पूछते हैं, बहुत मौलिक सवाल। गुरुदेव, हमने होने वाली चीजों को तो जान लिया, पर क्या न होना, मतलब अभाव, ये भी ज्ञान का विषय हो सकता है? और चिकित्सा के संदर्भ में भी पूछा उन्होंने। हाँ, कि क्या सिर्फ भाव पर ध्यान देना काफी है? कहीं ये अधूरा ज्ञान तो नहीं? सही। तो आज हम इसी अभाव, इसी नॉन एग्जिस्टेंस के विचार को थोड़ा खोलेंगे, समझेंगे। इसका दार्शनिक बेस क्या है, कितने तरह का होता है ये, और आयुर्वेद और यहाँ तक कि मॉडर्न साइंस में भी इसकी क्या रेलेवेंस है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, कणाद ने अग्निवेश के इस सवाल की, आप कह सकते हैं, इम्पोर्टेंस को तुरंत पहचाना। उन्होंने समझाया कि दुनिया सिर्फ होने से नहीं चलती। मतलब अगर हमें बदलाव को समझना है, किसी चीज के खत्म होने को या उसके टेम्परेरी होने को समझना है, तो ना होना भी जानना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। जैसे रोशनी को समझने के लिए अंधेरा जरूरी है ना, वैसे ही अस्तित्व को पूरा समझने के लिए अनस्तित्व का ज्ञान भी चाहिए। ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वैशेषिक दर्शन में शुरू में तो, मेरा मतलब है, 6 ही भात पदार्थ गिनाए थे। हाँ, बिल्कुल। तो फिर ये अभाव 7वें पदार्थ के तौर पर कैसे जुड़ा? क्या ये बाद में आया? हाँ, सोर्स यही बताते हैं कि शुरू में फोकस 6 भाव पदार्थों पर था, लेकिन बाद में खासकर न्याय दर्शन का भी प्रभाव रहा, और वैशेषिक विचारकों ने भी महसूस किया कि दुनिया की पूरी समझ चाहिए तो अभाव को भी एक अलग कैटेगरी माननी पड़ेगी। अच्छा। और इसे सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं माना, बल्कि ज्ञान का विषय, मतलब प्रमेय भी माना। ओके। और ज्ञान पाने का एक तरीका यानी प्रमाण भी, खासकर अनुपलब्धि के जरिए। तो अभाव का मतलब क्या सिर्फ जीरो है, नथिंगनेस? नहीं, ये बहुत जरूरी है समझना। फिलोसॉफिकली देखा जाए तो अभाव कभी एब्सोल्यूट नथिंग नहीं होता, ये हमेशा रिलेटिव होता है। रिलेटिव मतलब ये किसी जानी हुई चीज के न होने को बताता है। जैसे सोर्स में उदाहरण है, जमीन पर घड़ा नहीं है, ये जानने के लिए आपको पहले घड़ा क्या होता है ये पता होना चाहिए। हाँ, सही बात है। तो अभाव किसी खास चीज की किसी खास जगह या समय पर एब्सेंस है, अनुपस्थिति। और अगर हम इसे एक पदार्थ न माने तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या दुनिया वैसे ही नहीं चलेगी? कणाद के हिसाब से तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। देखिए, अगर अभाव को आप रियलिटी का हिस्सा नहीं मानते, तो कोई चीज कभी बनेगी ही नहीं, कभी बदलेगी नहीं, कभी खत्म नहीं होगी। सब कुछ परमानेंट हो जाएगा, नित्य। अच्छा। अभाव ही है जो हमें समझाता है कि चीजें बनती हैं, मतलब बनने से पहले वो नहीं थी, बदलती हैं और नष्ट होती हैं, मतलब नष्ट होने के बाद वो नहीं है। ये चेंज और टाइम के फ्लो को समझने की चाबी है एक तरह से। इससे तो फिर अग्निवेश का आयुर्वेद वाला सवाल और भी रिलेवेंट हो जाता है कि अगर अभाव इतना फंडामेंटल है, तो वैद्य चरक ने चिकित्सा में सीधे इसके इस्तेमाल पे इतना जोर क्यों नहीं दिया? वो तो द्रव्य, गुण, कर्म जैसे भाव पदार्थों की बात करते हैं। हाँ, ये एक, आप कह सकती हैं, प्रैक्टिकल और फिलोसॉफिकल नजरिए का मिक्स है। चरक ने दुनिया को 2 हिस्सों में देखा है, सत जो है और असत जो नहीं है। ये असत ही अभाव है, तो वो इसके वजूद को नकार नहीं रहे। लेकिन आयुर्वेद का मेन मकसद क्या है? शरीर में बैलेंस लाना, और वो ज्यादातर भाव पदार्थों से होता है। सही खाना, दवाइयाँ, सही काम करना। हाँ, ये सब भाव है। बिल्कुल। अभाव सीधे तौर पे कोई एक्टिव चीज नहीं है, जैसे कोई जड़ी बूटी हो। लेकिन इसकी समझ जो है वो चिकित्सा के सिद्धांत में अंदर तक बुनी हुई है। मतलब सीधे दवा की तरह इस्तेमाल ना हो, पर इसकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। हाँ, ज्ञान के लेवल पे तो बहुत जरूरी है। चरक कहते भी हैं कि हम प्रमाणों से, जैसे देखकर, अनुमान से, शास्त्रों से या तर्क से सत और असत दोनों को जानते हैं। एक श्लोक भी है, सच्चा सच्चापि सर्वम ही प्रमाण ही संप्रकाश्यते। अच्छा। मतलब जो है और जो नहीं है, सब कुछ प्रमाणों से ही जाना जाता है।
तो किसी चीज का न मिलना, जिसे अनुपलब्धि कहते हैं, वो भी एक तरह का प्रूफ है जो हमें उसके अभाव का ज्ञान देता है। मीमांसा और वेदांत दर्शन भी यही मानते हैं। और इसका जीवन के अल्टीमेट गोल जैसे मोक्ष, उससे भी कोई कनेक्शन है? हाँ, बिल्कुल है। न्याय दर्शन तो मोक्ष को सीधे सीधे क्या कहता है? दुख का आत्यंतिक अभाव, यानी दुखों का परमानेंट एब्सेंस। एग्जैक्टली। और आयुर्वेद में भी मोक्ष का मतलब क्या है? मन के जो दोष है, रजस और तमस, उनके असर से पूरी तरह फ्री हो जाना। यानी रजस और तमस का अभाव। हाँ, तो इन दोषों का अभाव पैदा करने की जो कोशिश है, वही मोक्ष का रास्ता है। तो इस तरह देखें तो अभाव दुनिया के चलने के लिए भी जरूरी है और जीवन के परम लक्ष्य के लिए भी। ठीक है, तो अभाव सिर्फ फिलॉसफी नहीं, नॉलेज और लिबरेशन से भी जुड़ा है। अब आते हैं इसके टाइप्स पर। कणाद ने अभाव को 4 हिस्सों में बांटा। सुनने में ये क्लासिफिकेशन शायद थोड़ा एकेडमिक सा लगे। हाँ, लग सकता है, पर ये असल में न होने के अलग अलग फ्लेवर्स को समझने में मदद करता है। हाँ, ये क्लासिफिकेशन दिखाता है कि न होना भी कई तरह का होता है, खासकर टाइम और आइडेंटिटी के कॉन्टेक्स्ट में। Okay. जो चीजों की पहचान से जुड़ा है, अन्योन्याभाव। ठीक है। पहले ग्रुप में 2 टाइप हैं। पहला है प्रागाभाव। प्रागाभाव मतलब पहले का अभाव, प्री एग्जिस्टेंस वाला। बिल्कुल, किसी चीज के बनने से पहले उसका न होना। जैसे आप दही जमा रहे हैं, तो दही बनने से पहले दूध में दही नहीं है। सही। या कुम्हार घड़ा बना रहा है, तो मिट्टी में घड़ा बनने से पहले घड़ा नहीं है। अब सवाल है, ये अभाव कब से है? कब से? अनादिकाल से, बिगिनिंगलेस। जब तक वो चीज बनी नहीं, लेकिन जैसे ही वो चीज बन जाती है, अभाव खत्म। हाँ, ये अभाव खत्म हो जाता है। तो ये अनादि है, पर शांत है, यानी जिसका अंत हो। और ये उस आइडिया को भी सपोर्ट करता है कि जो इफेक्ट है, जैसे दही, वो अपने कॉज, जैसे दूध, में पहले से छुपा हुआ नहीं होता, वो नया बनता है। असत कार्यवाद कहते हैं इसे। समझ गया। तो ये हुआ बनने से पहले वाला न होना। दूसरा टाइप क्या है? दूसरा है प्रध्वंसाभाव, मतलब नष्ट होने के बाद वाला न होना। पोस्ट डिस्ट्रक्शन। हाँ, जब कोई चीज टूट जाती है, जल जाती है या किसी और रूप में बदल जाती है, तो उसका जो ओरिजिनल फॉर्म था, उसका जो अभाव पैदा होता है, वो है प्रध्वंसाभाव। जैसे घड़ा टूट गया तो अब वो वाला घड़ा नहीं है। हाँ, टूटने के बाद घड़े का अभाव शुरू हुआ। या दूध से दही बन गया, तो दही बनने के बाद दूध का अभाव हो गया। ये अभाव कब शुरू हुआ? जब चीज नष्ट हुई। बिल्कुल, यानी इसका आरंभ है, सादी है। और ये कब तक रहेगा? हमेशा। हमेशा के लिए, एंडलेस है, अनंत है। टूटा घड़ा वापस ठीक वैसा ही तो नहीं जुड़ सकता। तो ये दोनों प्रागभाव और प्रध्वंसाभाव, ये टाइम से जुड़े हैं, दिखाते हैं कि चीजें परमानेंट नहीं हैं। yes. एक बनने से पहले की एब्सेंस, दूसरी नष्ट होने के बाद की। अब बाकी दो टाइप चीजों के नेचर और आइडेंटिटी से जुड़े हैं। तीसरा है अत्यंताभाव। अत्यंताभाव, हाँ, ये है किसी एक चीज में दूसरी चीज का हमेशा और हर जगह न होना, मतलब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीनों कालों में और सब जगह। ये एक तरह का परमानेंट नहीं है। हमेशा और हर जगह। इसका कोई सिंपल सा उदाहरण? जैसे हवा में रंग का अभाव। हाँ, हवा रंगीन नहीं होती। न कभी थी, न है, न होगी। या जैसे पानी में गर्माहट का अभाव, नेचुरली। या अगर आपको रस्सी दिख रही है पर आप उसे सांप समझ रहे थे, तो असल में वहां रस्सी में सांप का अभाव है। ओके। ये अभाव हमेशा रहता है, न इसका कोई बिगिनिंग है न एंड, अनादि और अनंत। ये 2 चीजों के बीच एक फंडामेंटल इनकम्पैटिबिलिटी दिखाता है। और आखिरी चौथा टाइप? चौथा है अन्योन्याभाव। ये शायद सबसे सिंपल लगे पर आइडेंटिटी के लिए बहुत जरूरी है। इसका सीधा मतलब है एक चीज का दूसरी चीज न होना। म्यूचुअल एक्सक्लूजन। हाँ, बिल्कुल। 2 अलग चीजों के बीच का डिफरेंस। जैसे घोड़ा गाय नहीं है, एग्जैक्टली। या पानी हवा नहीं है। ये भेद भी हमेशा रहता है, अनादि और अनंत। पानी कभी हवा नहीं बन सकता, घोड़ा कभी गाय नहीं। ये उनकी अपनी अपनी पहचान है। तो ये अभाव 2 चीजों को अलग करता है। तो अगर इसको समराइज करें, प्रागाभाव और प्राध्वंसाभाव हमें बताते हैं कि दुनिया बदलती है, चीजें आती जाती हैं। अत्यंताभाव बताता है कि कुछ चीजें नेचुरली कभी एक साथ नहीं हो सकती। सही।
और अन्योन्य अभाव बताता है कि हर चीज की अपनी एक अलग पहचान है। ये क्लासिफिकेशन सिर्फ फिलॉसफिकल कसरत नहीं लगती, ये दुनिया को समझने का एक फ्रेमवर्क है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये 4 प्रकार हमें दिखाते हैं कि न होना भी कितने अलग अलग रोल प्ले करता है, टाइम में चेंज से लेकर चीजों की फंडामेंटल आइडेंटिटी तक। चलिए अब वापस अग्निवेश के उस सवाल पर आते हैं जिससे ये सब शुरू हुआ था। इस सारे ज्ञान का चिकित्सा में, आयुर्वेद में क्या काम है? ये सब जानना एक वैद्य के लिए कैसे यूजफुल है? यहीं पर ये फिलॉसफी प्रैक्टिकल हो जाती है। कर्णाल समझाते हैं कि भाई अभाव को आप भले ही दवा की तरह यूज ना करें, पर हेल्थ का पूरा सिद्धांत ही इसी पर टिका है। सबसे पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत क्या है आयुर्वेद का? निदान परिवर्जन। हाँ, यानी रोग के कारण निदान को छोड़ देना या हटा देना। और ये क्या है? ये रोग के कारण का अभाव पैदा करना है। सिद्धांत सिंपल है, अगर कॉज ही नहीं होगा तो इफेक्ट रोग कैसे होगा? सही। ये असल में रोग के प्रागाभाव को, मतलब उसके होने से पहले वाली गैर मौजूदगी को बनाए रखने की कोशिश है। अच्छा। जैसे अगर आप जानते हैं कि आपको ठंडी चीजों से जुकाम होता है, तो ठंडी चीजों से परहेज करना क्या है? आप कारण का अभाव कर रहे हैं ताकि जुकाम का प्रागाभाव बना रहे, वो पैदा ही ना हो। हाँ। आयुर्वेद में तो सूत्र है, संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम। मतलब शॉर्ट में कहें तो ट्रीटमेंट का एसेंस ही कॉज को हटाना है। ये तो बहुत सीधा और पावरफुल आइडिया है। कारण हटाओ, रोग होने ही न दो। और क्या उदाहरण है जहां अभाव सीधे चिकित्सा बनता है, जैसे लंघन, उपवास? बिल्कुल, लंघन या उपवास भी अभाव का ही एक रूप है। जब शरीर में इनडाइजेशन हो, हेवीनेस हो, या जिसे आम कहते हैं वो जमा हो गया हो, तो कुछ समय के लिए भोजन का अभाव पैदा करना, यानी फास्टिंग, वो पाचन अग्नि को ठीक करने और बॉडी को लाइट करने का तरीका है। यहाँ एब्सेंस यानी भोजन की ही ट्रीटमेंट बन जाती है। लेकिन हर चीज की तरह यहाँ भी बैलेंस जरूरी होगा। ज्यादा अभाव नुकसान भी तो कर सकता है। निश्चित रूप से, बिल्कुल। अगर लंघन जरूरत से ज्यादा किया या गलत तरीके से किया तो शरीर में न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है, जिसे धातिक क्षय कहते हैं, जो खुद एक बीमारी है। हाँ, वो खुद एक रोग है। खासकर वात दोष बढ़ सकता है। तब ट्रीटमेंट अभाव नहीं बल्कि भाव होगा, मतलब पोषण देना, जिसे बृहड़ कहते हैं। तो अभाव का प्रयोग कब, कितना, कैसे करना है, ये विजडम पर डिपेंड करता है। कहीं धातुओं का अभाव रोग है तो कहीं भोजन का अभाव चिकित्सा है। बड़ा दिलचस्प है ये। और एक और प्रयोग है अभाव द्रव्य का सिद्धांत। ये क्या चीज है? अभाव द्रव्य का मतलब है सब्स्टिट्यूट ड्रग। मान लीजिए कोई खास जड़ी बूटी है जो किसी रोग में बहुत अच्छी है, लेकिन वो मिल नहीं रही। अच्छा, उसका अभाव है। हाँ, या बहुत महंगी है। तब आयुर्वेद के टेक्स्ट बताते हैं कि उसके जैसी ही प्रॉपर्टीज वाली दूसरी हर्ब यूज की जा सकती है। ओके। इस दूसरी हर्ब को पहली ओरिजिनल हर्ब का अभाव द्रव्य कहते हैं। ये किस तरह के अभाव से जुड़ा है? शायद अन्योन्या भाव से, कि ये बूटी बी है, बूटी ए नहीं है। हाँ, आइडेंटिटी के लेवल पर तो ये अन्योन्या भाव ही है, बी ए नहीं है। लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि बूटी बी में बूटी ए की जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, उनका अभाव नहीं होना चाहिए, बल्कि समान गुणों का भाव होना चाहिए। तभी तो वो अच्छा सब्स्टिट्यूट बनेगी। हाँ, ये बात सही है। तो यहाँ अभाव, ओरिजिनल दवा का न मिलना, हमें सब्स्टिट्यूट ढूंढने पर मजबूर करता है, लेकिन सब्स्टिट्यूट में गुणों का अभाव नहीं होना चाहिए। तो आयुर्वेद में अभाव की सोच कई लेवल्स पर काम कर रही है। रोग रोकने में निदान परिवर्जन, प्रागभाव; रोग मिटाने में लंघन, सामान्य अभाव; और दवा न मिलने पर विकल्प ढूंढने में अभाव द्रव्य, अन्योन्या भाव, लेकिन गुणों का भाव। ये वाकई चिकित्सा की फाउंडेशन में है। हाँ, ये दिखाता है कि न होना हेल्थ और मेडिसिन की समझ के लिए कितना सेंट्रल है। अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद कई सुनने वालों के मन में हो। क्या ये हजारों साल पुरानी बातें आज भी रिलेवेंट हैं? कणाद ने तो कहा था ज्ञान नित्य है। क्या आज का विज्ञान भी कहीं अभाव की बात करता है? कई जगहों पर इसके रिफ्लेक्शंस दिखते हैं। सबसे आसान उदाहरण तो शायद मैथ्स में है, जीरो और नेगेटिव नंबर्स। अच्छा, कैसे? कणाद ने कहा था ना कि अभाव सिर्फ कुछ नहीं है, बल्कि जानने योग्य ज्ञेय और नाम देने योग्य नामदेह है। नेगेटिव नंबर्स ठीक यही करते हैं, वो कमी को, उधार को, घाटे, डेफिसिट को मापते हैं। हाँ, जो असल में एक तरह का अभाव ही है। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि अभाव रिलेटिव है, किसी रेफरेंस पॉइंट से ही तो कमी होती है।
और वो जो ज्ञान प्राप्त करने के तरीके वाली बात थी कि अभाव दिखता है या महसूस होता है, उसकी कोई पैरेलल है मॉडर्न साइंस में? हाँ, वो जो बहस थी कि अभाव का ज्ञान प्रत्यक्ष से होता है या अनुपलब्धि से, ये कुछ मॉडर्न साइंस की हिस्ट्री जैसा है। पहले अर्नस्ट मार्क्स जैसे कुछ साइंटिस्ट थे जो कहते थे भाई जो सीधे दिखता नहीं, जैसे एटम, उसे सच मत मानो। हाँ, सुना है। लेकिन बाद में साइंस ने इनडायरेक्ट चीजों को भी एक्सेप्ट किया। इंडियन फिलॉसफी ने तो बहुत पहले ही कह दिया था कि अभाव भी नॉलेज का एक वैलिड सब्जेक्ट है, भले ही वो सीधे सेंस ऑर्गन से ना दिखे, बल्कि किसी चीज के न मिलने से पता चले। ये कनेक्शन तो वाकई सोचने लायक है। क्या क्वांटम फिजिक्स जैसी एकदम नई फील्ड्स में भी ऐसे आइडियाज मिलते हैं? मुझे याद है सोर्स में इलेक्ट्रॉन एमिशन का एक उदाहरण था। हाँ, और वो उदाहरण तो जबरदस्त है। ये वैशेषिक के असत कार्यवाद और प्रागभाव के सिद्धांत से जुड़ता है। कैसे? देखिए, फिजिक्स की कैलकुलेशंस दिखाती हैं कि जब एक न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन एमिट होता है तो उस बाहर निकले इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो न्यूक्लियस के अंदर रहने के लिए जो जरूरी एनर्जी है उससे कम होती है। इसका सिंपल भाषा में मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि एमिट होने से ठीक पहले वो इलेक्ट्रॉन उस फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर था ही नहीं। क्या बात करिए? हाँ, उसका वहां एक तरह का प्रागभाव था। वो एमिशन की प्रोसेस में ही आप कह सकती हैं अस्तित्व में आया। वाह! ये सुनने में अजीब लग सकता है, पर ये दिखाता है कि न होना या पहले से मौजूद न होना ही चेंज और नई चीजों के बनने के लिए जरूरी है। अगर हर चीज अपने कॉज में पहले से ही छुपी होती तो कुछ सचमुच नया कैसे बनता? ये तो प्राचीन दर्शन का मॉडर्न साइंस में एक तरह का वैलिडेशन लगता है। और हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्या वो भी जुड़ता है? हाँ, बिल्कुल। हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल क्या कहता है कि हम किसी पार्टिकल की पोजीशन और उसका मोमेंटम दोनों को एक ही टाइम पर पूरी एक्यूरेसी से कभी नहीं जान सकते। हाँ, एक को जानो तो दूसरा अनसर्टेन हो जाता है। एग्जैक्टली। तो ये क्या है? ये असल में पूरी और सर्टेन नॉलेज का अभाव है। अच्छा, ज्ञान का अभाव। हाँ, एक तरह से ये नेचर का लॉ है कि हम सब कुछ एक साथ परफेक्टली नहीं जान सकते। तो यहाँ अभाव सिर्फ चीजों का न होना नहीं, बल्कि हमारी नॉलेज की एक फंडामेंटल लिमिट भी है। एक तरह का परमानेंट अत्यंत अभाव है, कंप्लीट सर्टेनिटी का। तो आज हमने अभाव यानी न होने की एक काफी लंबी और गहरी यात्रा की। हमने देखा कि कैसे ये दर्शन में सातवां पदार्थ बना, कैसे चेंज और मोक्ष से जुड़ा है। हमने इसके 4 प्रकार समझे: प्रागभाव, पहले न होना; प्रध्वंसा भाव, बाद में ना होना; अत्यंता भाव, हमेशा ना होना; और अन्योन्य भाव, एक का दूसरा न होना। जी। फिर हमने देखा कि आयुर्वेद कैसे निदान, परिवर्जन, लंघन और अभाव द्रव्य के जरिए इसकी पावर को यूज करता है। बिल्कुल। और अंत में हमने पाया कि नेगेटिव नंबर से लेकर क्वांटम फिजिक्स और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तक मॉडर्न साइंस भी अनजाने में ही सही अभाव की इंपॉर्टेंस को दिखाती है। तो इन सब का निचोड़ क्या है, टेक अवे क्या है? शायद यही कि होने को पूरी तरह समझने के लिए न होने को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। और शायद सबसे इम्पोर्टेंट टेक अवे ये है कि अभाव, खासकर प्रागभाव और प्रध्वंसा भाव, चेंज का असली इंजन है। और हेल्थ के नजरिए से देखें तो रोग पैदा करने वाले कारणों का अभाव करना, निदान, परिवर्जन, उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है जितना कि शरीर में बढ़े हुए दोषों, जो कि भाव हैं, को ठीक करना। सही। और अंत में सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। सोर्सेज हमें सिखाते हैं कि एब्सेंस को समझना कितना जरूरी है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपनी लाइफ में सिर्फ अच्छी आदतें या पॉजिटिव विचार लाने, भाव पर फोकस करने के बजाय बुरी आदतों या नेगेटिव विचारों के अभाव पर कॉन्शियसली काम करें? इंटरेस्टिंग पॉइंट। क्या ये पर्सनल ग्रोथ का एक ज्यादा पावरफुल तरीका हो सकता है, जिसे मेंटल और इमोशनल लेवल पर निदान परिवर्जन का प्रिंसिपल अप्लाई करना? सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।